गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। क्विक रिकैप है ये एक सरफेस केमिस्ट्री का। नाउअडेज सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस दोनों में बहुत ही फ्रीक्वेंटली और लगभग हर सेशन में पूछा जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आप सोच सकते हैं कि केवल थ्योरी पर कमांड करने से सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको ईजिली 4 मार्क्स स्कोर करा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सरफेस केमिस्ट्री। Surface chemistry is basically the branch of physical chemistry in which we discuss some physical and some chemical phenomena which occur on the interface of two physical states या two different phases जिन पर ये occur हो रहे होते हैं। जैसे हमने कुछ example यहाँ पर लिखे हैं। corrosion, आप सब जानते हैं कि corrosion occurs at the surface of any substance which is made up of iron, humidity की presence में हो जाता है। और यहाँ पर दूसरा हमारे पास evaporation है which is also a surface phenomena। surface chemistry में हम लगभग 3 पॉइंट कवर करेंगे: adsorption, colloids and catalysis। So first we are starting with the adsorption। Now what is adsorption? So the adsorption is basically the accumulation of any species, a molecular species at the surface rather than in the bulk of solid or liquid due to molecular surface forces known as adsorption। तो molecular surface के forces के कारण solid या liquid के bulk की जगह उसके surface पर कुछ molecular species का इकट्ठा हो जाना, aggregate हो जाना, accumulate हो जाना is known as adsorption। डायग्रामेटिकली अगर इसे समझें adsorption का मतलब क्या है, तो ये surface है, let's just say this is a solid or liquid, इसके surface पर इन black molecular species का accumulate हो जाना would be defined as adsorption। ऐसा कोई भी सब्सटेंस सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, जो एड्जॉर्ब हो रहा है किसी सरफेस पर, उस सब्सटेंस को जो एड्जॉर्ब हो रहा है दैट इज नोन एज एड्जॉर्बेट, एंड द सब्सटेंस ऑन विच दिस एड्जॉर्प्शन इज अकरिंग दैट इज डिफाइंड एज एड्जॉर्बेंट। ये डेफिनेशंस हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अगर मूव करें आगे तो एड्जॉर्बेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी किन किन के सरफेस पर सब्सटेंस अक्यूमुलेट हो सकते हैं। तो एक है हमारे पास पैलेडियम पाउडर, देन इज सिलिका जेल, देन एक्टिवेटेड चारकोल, एग एल्बुमिन, गम अरेबिया एंड देन स्टार्च। इन सभी के सरफेस पर आप एड्जॉर्प्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हेन ए सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ सॉलिड और लिक्विड, द फेनोमेना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन, मैंने दो चीजें बोली आपके पास। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये हमारा कोई सॉलिड लिक्विड है जिस पर एब्जॉर्प्शन होना है। एब्जॉर्प्शन का मतलब बल्क में भी होगा, ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर हमारे पास एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा हो तो हम उसे क्या नाम दे देंगे, जॉर्प्शन। ठीक, ये हमारे पास दूसरा सॉलिड और लिक्विड है जिस पर हम जॉर्प्शन की बात करना चाहते हैं। तो देखिए ये एब्जॉर्प्शन है एंड देन सेकंड वन इज एडजॉर्प्शन है। ठीक, लेट्स मूव ऑन। अगर पार्टिकल्स को हम जो एड्जॉर्ब है और जो एब्जॉर्ब है उन दोनों को रिमूव करना चाहते हैं, यानी उल्टा ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस एडजॉर्प्शन करें, तो दैट वुड बी डिफाइंड एज डीजॉर्प्शन। जैसे ये हमारे पास एक एड्जॉर्ब्ड सरफेस है, अगर हम यहाँ पर इन पार्टिकल्स को रिमूव कर दें तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीजॉर्प्शन। उसके बाद अगर हम बात करें कि कोई गैस अगर किसी मेटल सरफेस के वॉइड्स पर, जैसे आप जानते हैं सॉलिड्स में आपने पढ़ा होगा कोई भी क्रिस्टल में वॉइड होते हैं, अगर उन वॉइड में कोई गैस एड्जॉर्ब हो रही होती है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्लूजन। राइट, ये एक नया शब्द है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट स्टिल वी मस्ट नो अबाउट इट। अब हमने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा हमने एब्जॉर्प्शन और एक पढ़ा हमने एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन की अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो हम कुछ इस तरह से लिस्ट आउट कर सकते हैं। एड्जॉर्प्शन की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट, जो सरफेस पर एड्जॉर्ब हुआ है, जो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पर ज्यादा होगा। राइट, जबकि एब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन होगा या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे के पूरे बल्क में। सेकेंड डिफरेंस की अगर हम बात करें, एब्जॉर्प्शन ऑलवेज अकर्स एट अ यूनिफॉर्म रेट, एक कांस्टेंट रेट से लगातार होता रहेगा। बट एडजॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो क्योंकि सरफेस पर अकोमुलेशन होना है तो शुरुआत में ये तेजी से होगा, बिकॉज द कंप्लीट सरफेस इज एम्प्टी, नीट एंड क्लीन,
लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सरफेस ऑक्यूपाई होता जाएगा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। तो ये लिखा है इट इज द रैपिड इन द बिगिनिंग बट इट स्लोज डाउन नियर द इक्विलिब्रियम। थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पूरे बॉडी में हो रहा होगा, साइड में, ऊपर सरफेस पर, बॉटम में, बल्क में, सब जगह एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलता है, जबकि एडजॉर्प्शन आप जानते हैं केवल और केवल क्या है, सरफेस फिनोमेना है। एब्जॉर्प्शन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। एडजॉर्प्शन उसके उल्टे एक फास्ट प्रोसेस है। अगर हम बात करें एडजॉर्प्शन किस तरह से होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दो पार्टिकल दिखा रखे, एक सरफेस पर है और एक बल्क में है। बल्क वाले पार्टिकल पर अपने ही दूसरे पार्टिकल के सब तरफ से फोर्सेस लग रहे होंगे, उन फोर्सेस की वजह से इस पार्टिकल पर नेट फोर्स आपके जीरो होंगे, जबकि जो पार्टिकल सरफेस पर है उसके सिमिलर पार्टिकल नीचे बल्क में होंगे जो उसे नीचे की तरफ पुल कर रहे होंगे या एक एफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ लग रहा होगा। इस वजह से सरफेस वाले पार्टिकल की टेंडेंसी हो जाएगी कि वो अपने ऊपर कोई भी प्रेजेंट पार्टिकल को नीचे की ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। दैट इज हाउ द एडजॉर्प्शन अकर। और आगे हम डिटेल में बात करें तो ये जो है सराउंडेड है कंप्लीटली, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो सरफेस वाला उन्हें इजीली अट्रैक्ट कर रहा होगा। बच्चों अब बात करते हैं एडजॉर्प्शन होता कैसे है। तो एडजॉर्प्शन कैसे होता है इसके लिए ये देखिए, आपको यहाँ पर दो पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, एक सरफेस पर है और एक सॉलिड के बल्क में। ऊपर एयर है या कोई गैस है उसके बारे में आप बात कर रहे होंगे। तो पार्टिकल जो आपके सरफेस में है, बल्क में है, वो पूरी तरह भीतर है और उसके जैसे कई सारे पार्टिकल से सराउंडेड है। सराउंडेड होने की वजह से इस पर नेट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जीरो लग गया, राइट। बट अगर सरफेस के पार्टिकल की हम लोग बात करें तो जो पार्टिकल सरफेस पर हैं उन पर नीचे की तरफ तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन ऊपर की तरफ कोई नहीं है, राइट। तो इनको एक नेट रिक्वायरमेंट होती है या इन पर एक नेट टेंडेंसी होती है किसी के नीचे अट्रैक्ट करने की। तो इनकी टेंडेंसी होती है कि अपने ऊपर एयर के या गैस के जो भी पार्टिकल हैं उन्हें आप अट्रैक्ट करें, और इसी वजह से सरफेस के पार्टिकल आपके एड्जॉर्बेंट की तरह वर्क कर रहे होते हैं। ये जो फोर्सेस हैं एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर, यही मेन कारण होते हैं कि आपका एड्जॉर्प्शन आपको ऑब्जर्व हो रहा होता है। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जो एड्जॉर्प्शन में है। तो एड्जॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ये कैसा भी हो, एड्जॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हमेशा जब जब एड्जॉर्प्शन होगा देयर वुड बी रिलीज ऑफ एनर्जी या एग्जॉस्ट ऑफ एनर्जी। क्योंकि गैस पहले आराम से रेंडमली मूव कर रहे थे गैस मॉलिक्यूल, अब वो किसी सरफेस पर, सॉलिड के सरफेस पर जाकर चिपक गए हैं, एड्जॉर्ब हो गए हैं, तो गैस मॉलिक्यूल का एंट्रोपी जो है वो घट जाएगा, इसीलिए डेल्टा एस आपका नेगेटिव होगा। दूसरी बात, एड्जॉर्प्शन हमेशा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, राइट। अगर आप इसे यहाँ से देखें तो भी आप बोल सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन इनिशियल फेजेस में या स्टार्टिंग में हमेशा नेगेटिव होगा। धीरे धीरे क्योंकि हमने बोला एड्जॉर्प्शन शुरुआत में रैपिड होता है, इक्विलिब्रियम तक आते आते काफ़ी स्लो हो जाता है, तब आप बोल सकते हैं कि इसका डेल्टा जी मोर नेगेटिव से धीरे धीरे जीरो के करीब पहुंच रहा होगा। एक समय पर इक्विलिब्रियम जब आएगा तो आप बोल देंगे कि डेल्टा जी एड्जॉर्प्शन का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो आप इन्हें कह सकते हैं दिस इज बेसिकली द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कहाँ कहाँ एड्जॉर्प्शन होता है। जैसे H2O गैस एनहाइड्रस CaCl2 पे एब्जॉर्ब हो जाती है। H2O गैस मीन्स टू से वाटर वेपर, एनहाइड्रस CaCl2 है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर हमने सिलिका जेल लिया है तो H2O वेपर्स का सिलिका जेल पर एब्जॉर्प्शन होगा। अमोनिया गैस अगर हम लें तो लिक्विड H2O में वो एब्जॉर्ब हो जाती है, आप सब जानते हैं अमोनिया H2O में डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन अगर हम चारकोल लें तो चारकोल के सरफेस पर अमोनिया एब्जॉर्ब होती है। अगर हम कोई इंक लें या कोई डाई लें तो वो चौक पर, आपने कभी भी पुराने ज़माने में स्कूल वगैरह में देखा होगा, ब्लू कलर्ड चौक भीतर से सफ़ेद निकल गई, तो इंक जो है चौक पर, राइट, एब्जॉर्ब होगी केवल इंक का वाटर, और उसी इंक का जो कलरफुल सब्सटेंस है विच इज़ नोन एज डाई, वो हमेशा उस पर क्या होगी, एड्जॉर्ब होगी। तो इस तरह से आपके पास कुछ एग्जाम्पल हो गए।
हम कुछ और जहाँ पर एनसीईआरटी में जो लिस्टेड एग्जाम्पल है उनकी बात करें तो अगर आप चारकोल मिक्स कर दें मिथाइलिन ब्लू के साथ तो जो ब्लू कलर है वो एब्जॉर्ब होगा बाय द चारकोल और जो डाई है वो कलरलेस हो जाएगा। तो ये जो मिथाइलिन ब्लू थी ये डाई ये कलरलेस हो जाएगी अगर आप इसे चारकोल के ऊपर या चारकोल के साथ मिक्स कर देंगे। तो अगर चारकोल आप मिक्स करते हैं विद द येलो शुगर सॉल्यूशन तो येलो कलर को चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा एंड द शुगर सॉल्यूशन वुड बिकम क्लियर क्रिस्टल और वाइट कलर में आपको नजर आ रहा होगा। दैट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ या एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन कितने तरह के होते हैं इस बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच किस तरह के फोर्सेस वर्क कर रहे हैं इस पर आप बात कर सकते हैं कि एडजॉर्प्शन दो तरह का होगा, राइट। एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड सेकंड होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट पर बहुत सारे पार्टिकल ड्यू टू वीक फोर्सेस अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्बेट के पार्टिकल बॉन्ड बनाते हैं और एक स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो हमने पहला जो डिफरेंस लिखा दैट फिजिकल एडजॉर्प्शन इज कॉज्ड बाय इंटरमोलिकुलर forces which are van der Waals attraction forces and these are obviously weak forces. Chemical adsorption is caused by chemical bond formation यानी यहाँ पर adsorbate और adsorbent के बीच एक bond बन रहा होगा। क्योंकि van der Waals forces हैं तो ये दूरी तक एक distance dependent होते हैं, ये कुछ specific नहीं होते कि A और B के बीच ही लगेगा, A और C के बीच नहीं लगेगा। तो you can say that physical adsorption is not specific whereas बॉन्ड बनने के लिए there has to be some criteria which the molecule must follow. Therefore, we can say that chemical bond formation एक selective और specific pair of adsorbate और adsorbent में होगा। क्योंकि ये weak forces थे और कोई strong bond formation नहीं था इसीलिए physical adsorption हमेशा reversible हो सकता है, right? और बॉन्ड बनने के बाद आप जब तक उसे एक sufficient bond dissociation energy supply नहीं करेंगे तब तक वो बॉन्ड बना रहेगा यानी इट इज इरिवर्सिबल। नेक्स्ट हम और बात करें इनके डिफरेंस की बात, क्योंकि वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे तो जो एनर्जी रिलीज होगा, जो एंथैल्पी चेंज होगा वो नेगेटिव में काफ़ी कम होगा, समवेयर अराउंड 20 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपका या एंथैल्पी रिलीज हो रहा होगा। जबकि यहाँ केमिकल एडजॉर्प्शन में बॉन्ड बनना है तो यहाँ पर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन एंथैल्पी चेंज वुड बी समवेयर क्लोज टू 80 to 240 किलो जूल पर मोल, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिकली एड्जॉर्ब होने के लिए देर इज नो एक्टिवेशन रिक्वायर्ड, देर इज नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी एड्जॉर्बेट सिमिलरली या सिंपली एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर आकर एड्जॉर्ब हो जाता है। जबकि बॉन्ड बनाने के लिए एज वी ऑल नो देर हैज़ टू बी सम क्राइटेरिया, राइट, एक्टिवेट होना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को तब जाकर बॉन्ड बनेगा, राइट। दैट इज वाई वी से दैट हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्योंकि बॉन्ड नहीं बनना है, डायरेक्ट अट्रैक्ट होना है वीक van der Waals फोर्स से, इसलिए हम बोलते हैं दैट इट इज़ अ मल्टी लेयर फिनोमिना। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स एक के ऊपर एक लेयर्स आपकी बनती जाती हैं, जबकि बॉन्ड बनने के बाद एक एटम एक बॉन्ड बनाने के बाद वही एटम आगे बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसीलिए आप इसे बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर फिनोमिना। फिजिकली कौन सी गैस एड्जॉर्ब होगी किस एड्जॉर्बेंट पर, यह डिपेंड करता है गैस के नेचर पर। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि मोर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस, ऐसी गैसेस जो इजीली लिक्विफाइबल हो, आप गैसेस स्टेट और आइडियल गैसेस से जानते हैं कि जिनका van der Waals कांस्टेंट ए ज़्यादा होता है वो इजीली लिक्विफाइबल होती हैं, या जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर TC ज़्यादा होता है वो इजीली लिक्विफाइबल होती हैं, तो वो बहुत रेडिली एड्जॉर्ब हो जाएंगी। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में गैस के नेचर के साथ साथ इस बात पर भी डिपेंडेंस आनी चाहिए या आती है कि एड्जॉर्बेंट उसके साथ बॉन्ड बना सकता है या नहीं, राइट। इसीलिए ये एक सेलेक्टिव होता है, या इसीलिए इसे हमने थोड़ी देर पहले स्पेसिफिक कहा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिजिकली एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वे वापस डीजॉर्ब हो सकते हैं, इसीलिए आप बोलते हैं कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता जाता है। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन के एक्सटेंट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मोर एंड मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड गेट एक्टिवेटेड टू फॉर्म अ बॉन्ड
Hence इनिशियल स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन दैट इज केमिजॉर्प्शन वुड इंक्रीज, लेकिन एक लेवल के बाद क्योंकि अब एक्टिव साइट्स नहीं हैं एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे, सारी एक्टिव साइट्स बॉन्ड बना चुकी हैं, तो उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ बॉन्ड्स को BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिल जाएगी, इसीलिए एक लेवल के बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको केमिजॉर्प्शन भी घटता हुआ नजर आएगा। ये सारे डिफरेंस थे फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एड्जॉर्प्शन के एक्सटेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने पुरानी टेबल से देखा तो टेम्परेचर एक हमें रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा था। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। सॉलिड्स में एड्जॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है, कितना ज़्यादा एक्सटेंट होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने जो सॉलिड है वो किस फॉर्म में लिया है। एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में लिया है तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कम होगा, लेकिन अगर आपने पाउडर्ड फॉर्म में लिया है तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ने पर एड्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। एक और है नेचर ऑफ एड्जॉर्प्शन में सॉलिड के लिए कि आपके फ्री वैलेंसीज कितने हैं सॉलिड के सरफेस पर, इस बात पर भी आपका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा। सेकंड फैक्टर है एड्जॉर्बेट कैसा है, कौन सा है एड्जॉर्बेट, उस पर हम बात करेंगे। तो गैसेस के लिए हमने बोला, अभी अभी हमने समझा कि एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर टेंडेंसी टू लिक्विफाई, दैट इज इजीली लिक्विफाएबल वुड बी मोर रेडिली एड्जॉर्ब्ड, दैट इज ए जिसका ज़्यादा होगा वैन डर वाल्स कांस्टेंट वो बहुत आसानी से एड्जॉर्ब होगी, और ए ज़्यादा होने का मतलब है हम बोल देंगे TC क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो आप बोल देंगे कि वो गैस रेडिली और अच्छे से एड्जॉर्ब होगी, उसका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है जहाँ पर NTP या STP पर कोई गैस कितनी एड्जॉर्ब होगी बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल, वो हमने उनके TC के साथ कंपैरिजन करके डाटा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस का TC 33 है और N2 गैस का TC हाइड्रोजन से ज़्यादा है विच इज़ 126 केल्विन, और वॉल्यूम एड्जॉर्ब अगर आप कंपेयर करें तो N2 का वॉल्यूम H2 से ज़्यादा है। सिमिलरली अगर आप मीथेन की बात करें, CO2 की बात करें, HCl की बात करें, तो ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में गैसेस लिखी हुई हैं, राइट। और अगर आप इनके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम एड्जॉर्ब भी बढ़ता जा रहा है। तो हमने सिंपल सा कंक्लूड किया, एज द क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेज ease of liquefaction increases, therefore extent of adsorption also increases. नेक्स्ट थर्ड हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर कैसा रोल प्ले करता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन में। तो एक इक्विलिब्रियम फॉर्मेट में हमने लिखा कि हमारे पास एड्जॉर्प्शन के पहले एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट दो अलग अलग एंटाइटी थे, आफ्टर द एड्जॉर्प्शन वो एक ही एंटाइटी बन गया, उसका डेल्टा एच हमें पता है नेगेटिव है, एंड वी ऑल नो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर दे ऑलवेज शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो वहाँ से बात कर सकते हैं, ठीक। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया। फिजिकल एड्जॉर्प्शन रेगुलर डिक्रीज दिखाता है टेम्परेचर के साथ, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन पहले बढ़ रहा होता है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी बढ़ रही होती है, एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही होती है, लेकिन एक लेवल के बाद टेम्परेचर का इंक्रीमेंट यहाँ पर भी केमिजॉर्प्शन में भी आपको बात कर रहा होगा कि वो प्रोसेस को बैकवर्ड भेज रहा होगा। आप इसी चीज को हमने ग्राफिकली प्लॉट किया क्योंकि एनसीईआरटी में ग्राफ्स भी प्लॉट किए गए। x/m में x इज द मोल्स ऑफ गैस विच हैज बीन एड्जॉर्ब्ड एंड m इज द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट जिसके सरफेस पर एड्जॉर्प्शन हुआ है। सो x/m इज द रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसे हमने टेम्परेचर के साथ प्लॉट किया तो आप देखिए रेगुलरली लगातार टेम्परेचर के साथ घटता हुआ आ रहा है अगर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो हम मान लेंगे कि ये ग्राफ किसका है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन का। केमिकल एड्जॉर्प्शन में इनिशियली पहले एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट बढ़ेगा एंड देन उसके बाद टेम्परेचर एक लेवल मिनिमम लेवल या एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा हो जाने पर केमिकल एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट भी टेम्परेचर के साथ घट रहा होगा टेम्परेचर बढ़ने पर। ये दोनों ग्राफ अगर आप यहाँ ध्यान दे पा रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट पर प्लॉट किए गए हैं, यानी हमने प्रेशर कांस्टेंट रखकर टेम्परेचर के इफेक्ट्स की बात की है। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रेशर बदलने पर कैसे एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट बदलेगा। तो ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से एक्सप्लेन किए जाते हैं। लैंगमुइर एंड फ्रेंडलिक दो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हैं जो हम पढ़ते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज x/m, x और m हमने यहाँ पर लिख ही दिया है। थ्योरेटिकली x/m शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p
और इस तरह का एक ग्राफ आपको देखने को मिलना चाहिए, प्रेशर P, सैचुरेशन प्रेशर, और ये सारी बातें हम लोग कर रहे होंगे। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, इनिशियली एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक लेवल के बाद आप देखेंगे तो एड्जॉर्प्शन जो है प्रेशर बढ़ाने पर नहीं बढ़ रहा है, रादर कांस्टेंट हो गया है। इसे समझने के लिए हम लोग एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करते हैं। तो पहला एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, राइट। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म ऐसे एड्जॉर्प्शन में ओबे किया जाता है जहाँ पर एड्जॉर्बेंट सिंगल लेयर फॉर्म करता है एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में इस तरह की एक वर्किंग इक्वेशन दी गई है जहाँ पर x/m आपका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बता रहा है, k एक कांस्टेंट है, p रिप्रेजेंट्स द प्रेशर, n इज अगेन कांस्टेंट विच हैज बीन रिटन इन द फॉर्म 1/n। हम मानते हैं कि n जो है हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है, ठीक। लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर हम इसे लिखें तो log of x/m बराबर log of k 1/n log of p आ जाएगा। जनरली 1/n 0.1 से 0.5 के बीच आपको मिल रहा होगा, क्योंकि n 1 से बड़ा है तो 1/n हमेशा 0 से 1 के बीच में मिल रहा होगा। सो दिस इज द फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। k और n कांस्टेंट है। k और n कांस्टेंट होने के साथ साथ ये हर उस बात पर डिपेंड करेंगे, तो एक जब टेम्परेचर पर आप k और n की वैल्यू एक फिक्स लेंगे, एक पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के लिए भी k और n की वैल्यूज आपके लिए फिक्स होंगी। जैसे ही आपने गैस बदली, एड्जॉर्बेंट सेम रखा, k और n बदल जाएंगे। अगर आपने गैस सेम रखा, एड्जॉर्बेंट बदला, तो भी आपके k और n का वैल्यू बदल जाएगा। एक सेट पर आप एक ही वैल्यू ऑफ k और n यूज कर रहे होते हैं। अब इसे अप्रॉक्सीमेशन के लिए अगर हम बात करें तो लो प्रेशर पे हम मान लेते हैं कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होता है। मीन्स टू से हमने 1/n को 1 कर दिया है, विच मीन्स हमने n को अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लिया है। हाई प्रेशर पे थ्योरेटिकल चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने n को इनफाइनाइट कंसीडर कर लिया है और 1/n हमारा ऑलमोस्ट 0 हो गया है, राइट। तो x/m इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 0, विच मीन्स टू से x/m बिकम्स कांस्टेंट, राइट। तो हाई प्रेशर पर आप देखेंगे कि x/m जो है लगभग कांस्टेंट हो जाता है। मॉडरेट प्रेशर पर आप हमेशा x/m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n यूज कर सकते हैं। x/m अलग अलग टेम्परेचर पर प्रेशर के साथ वेरिएशन अगर हम देखें तो x एक्सिस पर हमने प्रेशर लिया है, y एक्सिस पर हमने फिर से x/m ले रखा है। अलग अलग टेम्परेचर पर हमने देखा तो जैसे जैसे हम जानते हैं टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, राइट, तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन घटता है। तो T1 पर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम आ रहा है जबकि T3 पर ज़्यादा आ रहा है, विच मीन्स टू से इसमें T3 छोटा होना चाहिए। सो T3 शुड बी लेस देन T2 लेस देन T1, दैट इज x/m वर्सेस p एट डिफरेंट टेम्परेचर विद द प्रेशर। यहाँ पर हम बात करें तो ये A जो था ये लो प्रेशर रीजन है, C यू कैन से मॉडरेट प्रेशर रीजन है एंड B इज द हाई प्रेशर रीजन है। तो इस तरह से अलग अलग रीजन में आप एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा या तो n पूछा जाता है या n आपको दिया रहता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको n का एक ही वैल्यू यूज करना है। लॉग को अगर हम प्लॉट करें तो log ऑफ x/m बराबर हमारा आया था log k प्लस 1/n इंटू log p। तो log p हमने x एक्सिस पर रखा, log ऑफ x/m, तो y बराबर mx प्लस c का हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गया जिसका स्लोप हमें 1/n मिल रहा था। इस पर जेईई मेंस ने एक दो दफा सवाल भी पूछे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। सॉल्यूशंस में एड्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो जब आप सॉल्यूशंस में एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो लिक्विड प्लस सॉलिड का आप सॉल्यूशन लेते हैं। वहाँ पर जैसे डाई का सॉल्यूशन लिया आपने चारकोल के साथ, तो वहाँ पर कुछ रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे होते हैं, हम प्रेशर की जगह केवल कॉन्सेंट्रेशन रख देते हैं। और सिमिलरली हम यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात जिस तरह से हम गैसेज में प्रेशर के साथ डिस्कस कर रहे थे उसी तरह से हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आपका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन को अप टू मॉडरेट प्रेशर, लेकिन हाई प्रेशर पर फेल हो जाता है। या आप बोल सकते हैं फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमेशा
लो से मॉडरेट प्रेशर में बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को या रिजल्ट्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है, लेकिन हाई प्रेशर रेंज में फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म उतने अच्छे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के क्लोज रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं दे रहा होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म लो से मॉडरेट प्रेशर रेंज में बहुत अच्छे से रिजल्ट्स को, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को ओबे करता है। नेक्स्ट इज लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो आजकल एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन स्टिल जेईई मेंस और जेईई एडवांस में हम लोग इसे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो लैंगम्यूर ने एक सिंपल सा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का डेवलपमेंट किया, एक फॉर्मूला डेवलपमेंट किया, और उसमें उसने एज्यूम किया दैट एवरी एडजॉर्प्शन साइट इज इक्विवेलेंट एंड दैट द एबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल टू एडजॉर्ब ऑन अ पर्टिकुलर साइट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर द नियर बाई साइट्स, उसके अगल बगल वाली साइट्स ऑक्युपाइड हैं या नहीं है, राइट। एडजॉर्प्शन हमेशा सरफेस ऑफ सॉलिड पर होता है, तब तक होता है जब तक सारा का सारा सरफेस पूरी तरह ऑक्युपाई नहीं कर गया हो, यूनिमोलिक्यूलर लेयर आपकी नहीं बन गई हो। तो ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में लैंगम्यूर में कुछ बातें यहाँ पर उसने पहले अज्यूम की या हमें माना कि आप इन्हें मानकर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद एडजॉर्प्शन के बारे में लैंगम्यूर ने एक बात कही कि दो तरह की प्रोसेसेस हैं, एक तो कंडेंसेशन है और एक इवोपरेशन है। द रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड्स ऑन द अनकवर्ड सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, और इवोपरेशन जो है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी साइट्स आपकी ऑक्युपाई हो गई हैं। इक्विलिब्रियम जब आपका आएगा तो आप बोलेंगे कि ये दोनों अपोजिंग टेंडेंसीज, आप इन्हें इवोपरेशन और कंडेंसेशन की जगह पुराने जो हमने पढ़कर आए हैं अभी थोड़ी देर पहले, ज़ॉर्प्शन और डिज़ॉर्प्शन के बारे में भी बात कर सकते हैं। जब दोनों रेट्स इक्वल हो जाएंगे तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, विच इज डिफाइंड एज द एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। Rate of condensation also depends upon the pressure of gas, since according to the kinetic theory of gas, number of molecules striking per unit area is proportional to the pressure. तो मैथमेटिकली आप लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ये एक रिलेशन लिख सकते हैं, x/m इज इक्वल्स टू AP/1 प्लस BP, जहाँ पर A और B आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। A और B कॉन्स्टेंट है, नेचर ऑफ गैस जो कि एड्जॉर्ब हो रही है उस पर डिपेंड करेंगे, उस सॉलिड पर भी डिपेंड करेंगे जो कि एड्जॉर्बेंट की तरह वर्क कर रहा है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किए जाते हैं, राइट। एडजेसेंट एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स कभी भी अपने अगल बगल वाले एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, राइट। एड्जॉर्प्शंस के एप्लीकेशंस क्या हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, राइट। गैस मास्क में यूज होता है, जहां पर चारकोल मिक्सचर या बहुत सारे मिक्सचर ऑफ एड्जॉर्बेंट होते हैं, या कोल माइंस में या किसी भी माइंस में काम में लिए जाते हैं। मास्क आपके लिए आजकल के वर्ल्ड में एक फेमिलियर है आफ्टर द कोविड। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जो कलर्ड है, आप उस कलर्ड मटेरियल को या कलर्ड डाई को हटाना चाहते हैं तो आप उस सॉल्यूशन में कोई चारकोल डाल सकते हैं, वेदर इट इज़ अ नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो उस तरह से आप उस सॉल्यूशन को कलरलेस बना सकते हैं। इनर्ट गैसेस को आप एडजॉर्प्शन की तरह से किसी मिक्सचर से हटा सकते हैं, राइट, क्योंकि हर एक गैस का एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन उसके लिक्विफैक्शन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होगा, इस टेंडेंसी ऑफ लिक्विफैक्शन पर। एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, तो केमिकल एडजॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो ये एक एग्जांपल है जहां पर एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन आप कह सकते हैं जो कि एंडोथर्मिक होता है। एक सवाल हम ले सकते हैं एडजॉर्प्शन पे, हमें ग्राफ दिया हुआ है log x/m वर्सेस log p का, जो कि स्ट्रेट लाइन है और उसका एंगल जो है वो 45 डिग्री है, और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है 0.6। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन निकालना है जब आपका प्रेशर 0.3 एटमॉस्फेयर हो। एक डाटा हमने दे दिया ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, 10⁻0.08 इज 1.2। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। x/m ये जानते हैं, log जब हमने लिया था तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया था। यहाँ पर हम जानते हैं स्लोप इज m 1/n, हमें ये दिया हुआ है। y इंटरसेप्ट आपका c है जो कि हमें 0.6 दिया हुआ है, तो हमें log के बराबर 0.6 मिल गया, एंड देन p का वैल्यू 0.3 हमें दिया हुआ है। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी तो हमें log ऑफ x/m की वैल्यू मिल गई, दैट इज 0.08। अब हमें 10⁻0.08 वैल्यू दिया हुआ है, तो x/m हमें मिल गया 1.2, दैट वुड बी द फाइनल आंसर। तो कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम जिसमें वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, एक डिस्पर्स रहता है जिसे हम डीपी या डिस्पर्स फेज बोलते हैं।
एज अ वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस विच इज़ नोन एज डिस्पर्शन मीडियम और DM हम शॉर्ट में बोलते हैं। कोलॉइड को क्लासीफाई करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उनके पार्टिकल साइज़ पर बोलें। तो अगर पार्टिकल साइज़ 1000 नैनोमीटर से बड़े हैं तो आप बोलते हैं कि वो सस्पेंशन बनाएगा। 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच है तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड जिसे हम बोलते थे वो बनाएगा। और अगर 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं पार्टिकल साइज़ तो हम उसे बोल देंगे कि वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। कोलॉइडल पार्टिकल को अच्छे से समझने के लिए हमने ये एक डायग्राम और बनाया। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल बहुत छोटे होंगे, जबकि कोलॉइडल में मीडियम साइज़ के और सस्पेंशन में उससे भी बड़े होंगे। तो कोलॉइडल में इतने छोटे तो होते हैं लेकिन बड़े भी होते हैं, और बड़े होने के साथ साथ वो इतने छोटे होते हैं कि वो सस्पेंडेड रहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन एक तरह का होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है जिसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन की बात करें तो एक हेट्रोजीनियस होता है, फिल्ट्रेशन से आप सेपरेट कर सकते हैं। कोलॉइड में फिल्ट्रेशन से सेपरेशन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप DM जो कि सॉल्वेंट होता है उसकी अगर मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो आपको उसके कलर में एक विजिबल चेंज नज़र आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का, सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच का, ट्रू सॉल्यूशन के बीच का जो सॉल्यूशन होगा या जो मिक्सचर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोलॉइड बोलते हैं। कोलॉइड में एक तरह से दो फेज डिस्कस किए जा सकते हैं, इसीलिए हम इसे हेट्रोजीनियस बोलते हैं। एक तो बोला जाता है DP, डिस्पर्स फेज। इसका अमाउंट या मास की बात करें तो ये कम होता है। एक तरह का ये सॉल्यूट कहा जा सकता है, लेकिन हम सॉल्यूट की जगह शब्द यूज़ करते हैं डिस्पर्स्ड फेज। और ये पूरी तरह डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल में फैला हुआ होता है। जो दूसरा फेज है वो है डिस्पर्शन मीडियम, जो कि एक्सेस में होता है, जिस तरह से ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है वैसे, राइट। जैसे मिल्क में फैट मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कि वो DP है, और जो पानी होता है उसे हम बोलते हैं कि वो क्या है, DM है। कोलॉइड को फिर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कोलॉइड का क्लासिफिकेशन कई अलग अलग बेसिस पर होता है। सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट ऑफ DP और DM पर कोलॉइड को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कोलॉइड होते हैं। एक बात यहाँ पर हम समझ लें कि दो गैस का मिक्सचर हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसका मतलब दो गैस का मिक्सचर कभी भी कोलॉइड नहीं बनेगा, वो हमेशा ट्रू सॉल्यूशन बनता है। उस एक सॉल्यूशन को छोड़ के बाकी सारे 8 हमारे पास कोलॉइड हो जाते हैं। जैसे अगर DP सॉलिड हो और DM सॉलिड हो तो सॉलिड सोल उसका नाम देंगे, जैसे आप कलर्ड ग्लासेस या जेमस्टोन देखते हैं। DP सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो तो आप उसे सोल नाम देते हैं, जैसे आपने पेंट्स या सेल फ्लूइड्स वगैरह। DP सॉलिड और DM गैस हो तो उसे हम नाम देते हैं एरोसोल, और जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गया। लिक्विड डिस्पर्स्ड हो सॉलिड में तो आप उसे जेल नाम देते हैं, जैसे चीज़, बटर। लिक्विड में डिस्पर्स हो, जैसे इमल्शन हो गया तो आप उसे मिल्क या हेयर क्रीम वगैरह। लिक्विड गैस में डिस्पर्स्ड हो तो आप उसे एरोसोल नाम देते हैं, फिर से फोग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गया। गैस सॉलिड में डिस्पर्स्ड हो तो आप उसे सॉलिड सोल नाम देते हैं, जैसे प्यूमाइस स्टोन हो गया या फोम रबर हो गया। गैस लिक्विड में डिस्पर्स्ड हो तो आप उसे फोम नाम दे देते हैं, जैसे फ्रोथ हो गया, विप्ड क्रीम हो गया, साबुन की झाग हो गई। ये सब आपके जेई में कई बार डायरेक्ट नाम ऑफ कोलॉइड यानी टाइप ऑफ कोलॉइड या नेम ऑफ कोलॉइड से या उसके एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, तो आपको ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ DP के पार्टिकल कैसे हैं। इसमें कुल 3 तरह के होते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर एंड एसोसिएट कोलॉइड्स, जिन्हें हम मिसेल्स भी बोल देते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स होंगे या स्मॉलर मॉलिक्यूल होंगे, वो साथ में आ जाते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं और एक बड़ी साइज़ का कोलॉइडल रेंज का एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल या बहुत सारे आइटम से मिलकर बना होता है, राइट। उससे जो कोलॉइड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका जो है वो है गोल्ड सोल। गोल्ड सोल में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, जो गोल्ड के आइटम्स होंगे वो एक साथ एग्रीगेट हो जाएंगे तो इस तरह के सोल बन जाएंगे। सल्फर सोल भी कई बार 1000 ऑफ बहुत सारे एसेट मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बनाया जा सकता है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड के 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने, गोल्ड सोल एंड सल्फर सोल। देन आता है हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स में वी बेसिकली हैव सम प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, जिनके जो मॉलिक्यूलर साइज़ है या जो मॉलिक्यूल हैं काफ़ी बड़े होते हैं। तो बड़े मॉलिक्यूल अपने आप में उनके मॉलिक्यूल का साइज़ ही कोलॉइडल रेंज में होता है, तो एक अकेला मॉलिक्यूल ही अगर डिस्पर्स्ड है तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा होता है। स्टेबल होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन की तरह नज़र आ रहे होते हैं, ठीक।
बहुत सारे स्टार्च हो गए, सेल्यूलोज हो गए, प्रोटीन हो गए, जितने भी इनके सॉल्यूशन बनते हैं वो एक तरह के हेट्रोजीनियस नज़र आते हैं, थोड़े टर्बिड काइंड ऑफ थिंग आप ऐसे बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, लाइक पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरिन, सिंथेटिक रबर। इन सब के जो भी सॉल्यूशन बनेंगे वो हेट्रोजीनियस होंगे और वो किस कैटेगरी में आएंगे, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड में आएंगे। देन लास्ट वन इज एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड कोलॉइड में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अगर हमने उनकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट में कम रखी हुई है तो वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे और एक मिनिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो वो सारे जो पार्टिकल्स थे या जो मॉलिक्यूल थे या जो आयंस थे वो आपस में एग्रीगेट होकर एक एसोसिएट कोलॉइड बना लेंगे, जिसे हम मिसेल का नाम देते हैं। तो वो जो एग्रीगेटेड पार्टिकल होता है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, मिसेल। एक मिसेल में कम से कम 100 के लगभग आपके पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने एक सोप सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया, एनसीईआरटी में यही लिस्टेड है। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं किसी भी हायर फैटी एसिड के, जिसे हम यूजुअली RCO- Na+ से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कॉमन सोप सॉल्यूशन जैसे सोडियम स्टीरेट हो गया, जो कि मेजर कंपोनेंट है जो हमारी डे टू डे लाइफ में साबुन या सोप बार्स हम यूज़ करते हैं। तो जब आप इसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो RCO- और Na+ आयन, Na+ आयन तो एक आयन हो ही गया, RCO- में ये R अल्काइल ग्रुप है और ये CO- है। तो CO- को एक तरह से हम पोलर हेड बोलते हैं, जो वाटर के पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, और इस लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन को हम हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं या हाइड्रोफोबिक चेन बोल देते हैं, जो वाटर से रिपेलेंट होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल इस जगह पर आकर यहाँ अट्रैक्ट होते हैं और एक तरह का ये एक सर्कुलर शेप में अरेंज हो जाते हैं। अगर आप बिना मिसेल के बात करेंगे तो इस तरह से ये सोप मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोफोबिक चेन हो गया और ये हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, जिसे हम पोलर हेड बोलते हैं। इस तरह से अट्रैक्टेड रहते हैं। अगर आप इसे जूम करके या माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होगा वाटर में। और जब आप इसके मिसेल की बात करेंगे तो मैंने अभी अभी बोला, डेफिनेशन बोलते वक्त एक मिनिमम टेम्परेचर हमें चाहिए जिसे हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, और एक कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम से ज़्यादा चाहिए जिसे हम CMC क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। अगर आपके सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर यानी TK के ऊपर है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है उसका कॉन्सेंट्रेशन CMC से ज़्यादा है, तो आपको मिसेल बनता हुआ नज़र आ सकता है। कोई भी एक मिसेल जब आप बनेगा तो यूजुअली हम इस तरह के मिसेल को आयनिक मिसेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये डर्ट पर हाइड्रोफोबिक चेन डर्ट को पकड़ लेती है और वाटर पोलर हेड इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड रहेगा, राइट। तो इस तरह का आपके पास एक बन जाएगा। इस पूरे को हम बोलते हैं मिसेल, क्योंकि ये चार्ज्ड लेयर है तो हम इसे क्या नाम दे देते हैं, आयनिक मिसेल। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड के फॉर्मेट में देखेंगे तो इस तरह से आपको एक स्फेरिकल मिसेल बनता हुआ सा नज़र आएगा। एज आई हैव सेड, किसी भी मिसेल में 100 to 200 या मिनिमम 100 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स तो होते ही हैं। स्फेरिकल शेप में होता है। डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट दिस मिसेल कैन बी आयनिक और नॉन आयनिक एज वेल, जैसा रिसेंटली JEE मेंस ने इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें किसी भी मिसेल फॉर्मेशन के ग्राफ की, तो अगर आप देखें तो जैसे ही मिसेल फॉर्मेशन होगा तो हमें कैसे ऑब्जर्व होगा कि मिसेल फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ। तो हम जानते हैं कि मिसेल फॉर्मेशन में सारे आयन सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी उनकी जैसे ही CMC अचीव होगा कम हो जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर का बढ़ना कम हो जाएगा, सरफेस टेंशन एक कांस्टेंट वैल्यू आपको दे रही होगी। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हैं कि यस देयर हैज़ बीन अ मिसेल फॉर्मेशन। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल में हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन का, जो कि उसका सेंट्रल कोर बना रहा होता है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ साबुन का क्लींजिंग एक्शन भी आप मिसेल फॉर्मेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि स्टीरेट आयन है वो ऑयल ड्रॉपलेट में होता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो उस ऑयल ड्रॉपलेट या ग्रीस से बाहर आ रहा होता है, राइट। और वो जो पोलर ग्रुप है वो क्योंकि वाटर से इंटरेक्ट कर सकता है और ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो स्टीरेट आयन से सराउंडेड है, तो इस तरह से वो वाटर पुल कर रहा होता है और डर्टी सरफेस आपका वहाँ से हट जाता है, राइट। जो नेगेटिवली चार्ज है वो उस ग्लोबस को प्रिवेंट करता है वापस पास में आने से और एग्रीगेट बनाने से। Now let's see another classification of colloid,
which is based on the interaction of DP and DM, or interaction, or we can say affinity of DP and DM. On the basis of interaction DP and DM, the colloids can be classified into two types. The one is lyophilic and the other one is lyophobic. Lyophilic means lyo, the DM loving, philic loving, तो lyophilic मतलब हो गया लिक्विड लविंग। तो ऐसा colloid जिसमें DP DM के बीच अट्रैक्शंस हो, उनके बीच आपस में इंटरेक्शन स्ट्रांग हो, जैसे कि प्रोटीन, गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर। जब आप वाटर में रखते हैं तो ये स्पॉन्टेनियसली डिसॉल्व हो जाते हैं और एक कॉलोइड बना रहे होते हैं, ठीक। उसी तरह अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो द सेकेंड वन इज लायोफोबिक कॉलोइड। तो लायोफोबिक कॉलोइड मीन्स दे हेट देयर लिक्विड, यानी DP एंड DM आर बेसिकली रिपेल ईच अदर, and whenever they are brought in contact with each other, they start repelling each other. Therefore, we have to mechanically or chemically form or prepare lyophobic colloids, whereas we can easily form lyophilic colloid just by mixing DP and DM together or putting together DP and DM in a vessel. For example, when solid AgCl is brought in contact with water, ये अपने आप आपस में घुलकर एक कोलोइड नहीं बनाएगा, यानी इस सॉलिड AgCl से कोलोइड बनाने के लिए हमें कोई ना कोई मैकेनिकल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं। तो अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे तो लायोफिलिक कोलोइड्स रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मीन्स टू से आपने DP एंड DM मिक्स किए, कोलोइड बन गया, आप इन्हें ईजीली वापस से अलग अलग भी कर सकते हैं। लायोफोबिक कोलोइड क्योंकि आपने किसी मैकेनिकल मेथड से या केमिकल मेथड से प्रिपेयर किया है, तो एक बार बन जाने के बाद ये इरिवर्सिबल हो जाते हैं, इन्हें वापस से आप DP DM सेपरेट नहीं हो सकते। बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं लायोफिलिक कोलोइड। लायोफोबिक को बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है, हमें अलग से स्टेबलाइज़र वगैरह ये सब ऐड करके किसी मेथड से बनाना पड़ेगा। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो क्योंकि DP एंड DM में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हैं, तो इसलिए लायोफिलिक कोलोइड स्टेबल होते हैं, बहुत इजीली कोएगुलेशन इनमें नहीं होता। विल स्टडी अबाउट द कोएगुलेशन इन द लेटर पार्ट। एंड लायोफोबिक आर जनरली अनस्टेबल, दे कैन इजीली कोएगुलेटेड जस्ट ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चार्ज की बात करें तो लायोफिलिक में यूजुअली कोई चार्ज नहीं होता, और अगर कभी कभी कोई चार्ज भी हुआ तो आप मान लेते हैं वो दैट इज़ ड्यू टू द pH ऑफ मीडियम। कोलोइडल पार्टिकल्स लायोफोबिक कोलोइड में यूजुअली चार्ज होते हैं। द चार्ज ईदर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। Viscosity of the lyophilic colloid is usually the higher one, and lyophobic में viscosity change नहीं होता है, यानी DM का जो viscosity है वही colloid का भी बना रहता है। इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स पर क्योंकि चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर पार्टिकल्स माइग्रेट नहीं करेंगे, बट जबकि लायोफोबिक में चार्ज होता है तो दे कैन माइग्रेट। सॉल्वेशन बहुत अच्छे से सॉल्वेटेड होते हैं लायोफिलिक में, लेकिन लायोफोबिक में वो उस डिग्री ऑफ एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन आपको नहीं ऑब्जर्व हो रहा होता है। इलेक्ट्रोलाइट का एक्सटेंट, आपको अगर कोएगुलेट कराना होता है किसी कोलोइड को तो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, तो बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट जब आप डालेंगे तब जाके आपका कोई लायोफिलिक कोलोइड कोएगुलेट कर पाएगा, जबकि लायोफोबिक में बहुत छोटा सा कोलोइड ही आपके कोएगुलेशन के लिए ईजी है। और भी हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, स्टार्च, गम, प्रोटीन्स के कोलोइड लायोफिलिक होते हैं। बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के कोलोइड जैसे मेटल सोल, सल्फाइड सोल, ऑक्साइड सोल, ये सब क्या होते हैं, लायोफोबिक होते हैं। लायोफिलिक को कैसे बनाया जा सकता है, तो लायोफिलिक को बना पाना बहुत ही आसान है। आप स्टार्च, ग्लू, जेलेटिन, जो भी आपको जिसका भी कोलोइड आपको बनाना है वो लीजिए, आप इन्हें जस्ट वाटर में डिज़ोल्व कराना शुरू कर दीजिए। आपका जो DM है उसे मिला दीजिए। आपने यहाँ पर DP रखा हुआ है, जैसे ही आपने मिक्स किया अच्छे से थोड़ा सा स्टिर करेंगे तो आपका लायोफिलिक कोलोइड बन जाएगा। कभी कभी हमें थोड़ा सा कूल या वार्म भी उसे करना पड़ जाता है। लायोफोबिक कोलोइड के लिए वी नीड सम स्पेशल मेथड्स, राइट। उन मेथड्स को आप कहीं अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मेथड दो तरह से कैटेगराइज करे जा सकते हैं, एक तो है डिस्पर्शन और एक है कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्शन मेथड में आप क्या करते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, कोर्स होता है, राइट, ग्रैनुअल काइंड ऑफ थिंग होता है, उसे आप छोटे छोटे पार्टिकल में डिस्पर्स करा देते हैं। कंडेंसेशन में आप उल्टा कर रहे होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, आप उन्हें पास में लाकर कंडेंस कराकर कोलोइडल साइज में लेकर आते हैं। दोनों मेथड या तो फिजिकली या मैकेनिकली आप करेंगे या केमिकली आप कर रहे होंगे। तो डिस्पर्शन मेथड्स में हम सबसे पहले एक मैकेनिकल डिस्पर्शन करते हैं। आप समझ ही गए, डिस्पर्स करना है, तोड़ना है छोटे छोटे पार्टिकल में, बहुत बड़ा कोर्स है
और मैकेनिकली तोड़ना है, राइट। तो जैसे कोलोइडल ग्रेफाइट अगर आपको बनाना है तो मैकेनिकल डिस्पर्शन हम यूज़ करते हैं। कोलोइडल ग्रेफाइट हैज़ अ मेन यूज़ एज अ लुब्रिकेंट। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले एक सॉलिड ग्रेफाइट लेंगे, एक ग्रेफाइट का टुकड़ा लेंगे, उसे आप फाइनली ग्राउंड कर लेंगे जैसे भी आप ग्राउंड करना चाहते हैं। अब आप इसे मिक्स करेंगे डिस्पर्शन मीडियम के साथ, जो कि आपको एक सस्पेंशन देगा। उस सस्पेंशन को आप किसी कोलोइडल मिल में इंट्रोड्यूस जब कर देंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोलोइडल मिल जो है वो कैसा होता है, तो 2 मेटल डिस्क होती हैं जो एक दूसरे से छोटी डिस्टेंस पर होती हैं, जैसे आपने पुराने ज़माने में वो घट्टी देखी होगी उस तरह की, और वो बहुत हाई स्पीड पर जब रिवॉल्व करेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों रिवॉल्व करने से वो जो सस्पेंशन बन रहा था वो कोलोइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह का आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर ये ऊपर वाली बेल्ट आपकी क्लॉकवाइज घूम रही होगी तो नीचे वाली बेल्ट का हिस्सा आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, और इस तरह से हम लोग इस पर बात कर रहे होंगे जी। ग्रेफाइट पार्टिकल टुकड़े में टूट के कोलोइडल साइज में आएंगे एंड फाइनली आप इसे कोलोइडल बना सकते हैं। एक स्टेबलाइजर भी हम इसमें यूज़ करते हैं, टैनिन, जो कि इस कोलोइडल को स्टेबलाइज करने में काम आता है। बहुत सारे कोलोइड हैं जो इस मेथड से बनाए जा सकते हैं। लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट मेथड विच इज़ द ब्रेडिक्स-आर्क मेथड, पॉपुलरली नोन एज ब्रेडिक्स-आर्क मेथड. It is the electrodispersion method. We want to disperse the dp particle by using the electricity or by using the electric disperse method. गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ऐसे प्रेशियस सॉल्ट बनाने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। इसमें एक आर्क स्ट्रक होता है बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड लाइक दिस, राइट। मेटल इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो गोल्ड, सिल्वर या जो भी सॉल्ट आपको बनाना है उसे करना होता है। ये सारी असेंबली आप एक आइस वाटर बाथ में रख रहे होते हैं। जैसे ही आप वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से इतने ज़्यादा हीट लिबरेट होती है कि जो आर्क है ये वेपराइज हो जाता है, और क्योंकि ये सारी असेंबली आइस वाटर बाथ में रखी हुई है इसलिए वो जो वेपर्स हैं वो इजीली कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होते टाइम आप देखते हैं कि वो आपके कोलोइडल साइज में आ जाते हैं। दिस इज हाउ ब्रेडिक्स-आर्क मेथड कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर द गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज द अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन। द अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन इज बेसिकली कि आप क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर साउंड वेव्स फेंकते हैं बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के, जिन्हें आप अल्ट्रासोनिक वेव्स बोल रहे होते हैं। ये वेव्स कैसे बनाई जा सकती हैं, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल डिस्क से बनाई जा सकती हैं। इस तरह से बहुत सारे सब्सटेंस जैसे ऑयल, मरकरी, सल्फर, सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इस मेथड को लेकर डिस्पर्स करे जा सकते हैं। बहुत इजीली आप अल्ट्रासोनिक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड टू प्रिपेयर कोलोइडल सॉल्यूशन और लायोफोबिक कोलोइड इज द पेप्टाइजेशन. So the peptidization is basically process of converting a precipitate into a colloidal sol. आपका बेसिकली कोलोइड रहा होगा लेट्स अज्यूम, और धीरे धीरे वो किसी तरह से कोएगुलेट होकर एक फ्रेश प्रेसिपिटेट में बन गया होगा। फ्रेश प्रेसिपिटेट को जब आप शेक करेंगे तो वो डिस्पर्स हो जाएगा, और डिस्पर्स हो जाने से कोलोइड आपका बन जाएगा। बट यूजुअली केवल शेक करने से आपका कंप्लीट डिस्पर्शन आपको अचीव नहीं होता, तो आप शेक करने के पहले उसमें थोड़ा सा एक इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे। इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर उसे थोड़ा सा शेक करेंगे वो इजीली आपको कोलोइड में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा। जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करेंगे उस इलेक्ट्रोलाइट को हम पेप्टाइजिंग एजेंट बोल रहे होते हैं। इस मेथड को जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट के लिए, राइट, तो प्रेसिपिटेट कैसे होता है इसकी अगर हम मैकेनिज्म देखें तो जो प्रेसिपिटेट है वो इलेक्ट्रोलाइट का कोई एक आयन एब्जॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पर, दैट इज एब्जॉर्प्शन, राइट। उसकी वजह से उस प्रेसिपिटेट पर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा, और चार्ज सिमिलर चार्ज जो है रिपेल करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और उन पार्टिकल का साइज कोलोइडल साइज में हो जाने से आपको कोलोइड मिल जाएगा। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब आप बहुत स्मॉल अमाउंट में फेरिक क्लोराइड से ट्रीट करेंगे तो एक डार्क रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन बनेगा, और यहाँ पर ये फेरिक क्लोराइड जो है ये पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होता है। फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सिल्वर क्लोराइड को भी आप कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय एडिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैडमियम सल्फाइड का सोल भी आप बना सकते हैं, राइट, हाइड्रोजन सल्फाइड डालकर उसमें, तो कैडमियम सल्फाइड का सोल भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं।
कुछ मेथड्स हैं, अब तक जो हमने मेथड पढ़े वो सारे डिस्पर्शन मेथड्स थे. लेट्स टॉक अबाउट द कंडेंसेशन मेथड्स. कंडेंसेशन मेथड में समटाइम वी एक्सचेंज द सॉल्वेंट टू प्रिपेयर द कॉलोइड. फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्यूशन ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस इन एल्कोहल कैन मेक ए कोलोइडल सॉल्यूशन. जब आप अल्कोहल को चेंज कर दें, किससे? वाटर से. तो अगर आपने किसी मैकेनिज्म से अल्कोहल चेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, किससे? वाटर से, तो आपको वो एक सॉल्व मिल जाएगा. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपकी जो सल्फर और फॉस्फोरस की सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में काफ़ी कम है. तो इस तरह से हमने अल्कोहल को वाटर से एक्सचेंज करके एक कोलोइडल सॉल्यूशन बना लिया. सॉल्युबिलिटी अगर किसी नए सॉल्वेंट में कम होगी तो आप उसे भी एक्सचेंज कर सकते हैं. एक और मेथड है कंडेंसेशन मेथड में. यू कैन प्रिपेयर द कोलोइड बाय चेंजिंग द फिजिकल स्टेट. कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट जैसे मरकरी हो गया, सल्फर सोल हो गए, ये इनके वेपर्स को कोल्ड वाटर में, जिसमें एक स्टेबलाइजर हमने पहले से डाल रखा हो, उसमें पास कराने से इनके हमें कोलोइड मिल जाते हैं. ध्यान दीजिए, हम वेपर्स पास कराते हैं थ्रू अ कोल्ड वाटर विच ऑल्सो कंटेन्स अ स्टेबलाइजर. स्टेबलाइजर क्या होता है? कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो सकता है, कोई भी साइट्रेट हो सकता है, वो स्टेबलाइजर की तरह काम कर जाता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द केमिकल मेथड्स. तो केमिकल मेथड में केमिकल रिएक्शन इस तरह से होगी कि जो आपके प्रोडक्ट हों वो कोलोइडल साइज के बने. तो कुछ तरह की रिएक्शंस इस तरह के प्रोडक्ट देती हैं, जैसे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस. तो ये सारी रिएक्शन आपके कोलोइड बनाने में काम में ली जा सकती हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, लाइक आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनाने के लिए, सल्फर सोल बनाने के लिए, गोल्ड सोल बनाने के लिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल बनाने के लिए हम ये सारे रिएक्शंस यूज़ कर सकते हैं. तो ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, जेईई इन पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है. अब हम यहाँ पर बात करें तो एक मेथड है कि किस तरह से, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, किस तरह से गोल्ड सोल बनता है. तो आइस वाटर बाथ में हमने ये गोल्ड के इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं. आर्क के कारण ये गोल्ड वेपराइज हो रहा है और वेपराइज होकर कंडेंस हो गया वो मेटल, तो हमें एक गोल्ड सोल बनता सा नज़र आ रहा है. प्योरीफिकेशन ऑफ, जब भी आप लायोफोबिक कोलोइड बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी, तो उस कोलोइडल सॉल्यूशन को या उस लायोफोबिक कोलोइड को हमें प्योर करना रहेगा. कौन कौन सी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं? तो जो इलेक्ट्रोलाइट आपने काम में लिया होगा वो हो सकता है, राइट. अगर ये एक्सेस में होंगे तो कोएगुलेशन कॉज कर सकते हैं. कोएगुलेशन कॉज ना हो इसके लिए हमें इन इलेक्ट्रोलाइट को या तो पूरी तरह रिमूव करना पड़ता है या इनकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी मिनिमम अचीव करनी पड़ती है. तो इस तरह की इन इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हमें कुछ मेथड्स चाहिए रहते हैं, उसी को हम पढ़ रहे होंगे प्योरीफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स में. तो प्योरीफिकेशन ऑफ कॉलोइड बेसिकली डायलिसिस एक इम्पोर्टेंट है. आप सबने सुना होगा डायलिसिस. किडनीज जब हमारी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर रही होती तो हम डायलिसिस कराते हैं. तो प्रिंसिपल क्या है? जो छोटे पार्टिकल है वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर जाते हैं. कोई भी मेम्ब्रेन हो सकता है, वो एनिमल मेम्ब्रेन हो सकता है, पार्चमेंट पेपर हो सकता है, सेलोफोन मेम्ब्रेन हो सकता है, इस तरह से हमारे पास. लेकिन कोलोइडल पार्टिकल्स पास नहीं कर पाते क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है. तो इस प्रिंसिपल पर ये डायलिसिस काम कर रहा होता है. धीरे धीरे स्मॉलर पार्टिकल डिफ्यूज़ होते जाते हैं और इसी तरह से हमारा डायलिसिस हो जाता है. डायलिसिस का एक ड्रॉबैक भी है क्योंकि प्रोसेस काफ़ी स्लो है, डिफ्यूजन काइंड ऑफ प्रोसेस है, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है. तो इस तरह से आपका डायलाइजिंग मेम्ब्रेन होता है, राइट. यहाँ पर वाटर जा रहा है प्योर, मेम्ब्रेन से इम्प्योरिटीज़ के साथ वाटर अपना बाहर चला जाएगा और अंदर प्योर आपका कोलोइड बच जाएगा, राइट. इस प्रोसेस में कोलोइडल सॉल्यूशन उस बैग में लिया जाता है जो हमने अभी अभी देखा है, राइट. और उसके बाद वो बैग को आप एक वेसल जिसमें फ्रेश वाटर है उसमें सस्पेंड करते हैं और फ्रेश वाटर की एक स्ट्रीम फ्लो कराते हैं. वाटर की स्ट्रीम बैग के भीतर से उन इम्प्योरिटीज़ को अपने साथ लेकर चल जाती है. इसी प्रोसेस को, क्योंकि टाइम टेकिंग है, आप स्पीड अप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कैथोड और एनोड एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो ये प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है. बाकी सारा मैकेनिज्म, सारा कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल सब कुछ डायलिसिस जैसा ही सेम है. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द अनदर टेक्निक फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आप क्या कर रहे होते हैं, राइट. तो कोलोइडल पार्टिकल को आप सॉल्वेंट से सेपरेट करते हैं, सॉल्युबल सेपरेट आप अलग कर रहे होते हैं. इसका प्रिंसिपल क्या है कि आपको एक अलग स्पेशलाइज्डली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर काम में ले रहा होता है जो कि कोलोइड पार्टिकल के अलावा बाकी सबको अपने से परमिएट होने दे रहा होता है. तो फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हैं.
फिल्टर पेपर आपका स्पेशली प्रिपेयर्ड हो रहा होता है, जिसे हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोल रहे होते हैं। उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को हम कैसे बनाते हैं, तो अगर आप यूजुअल ओरिजिनल या जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है वो काम में लेंगे तो उसके पोर्स काफ़ी बड़े होते हैं, उससे कोलॉइड भी पास कर सकता है। तो हमारा पहला टारगेट होता है कि हम उन पोर का साइज रिड्यूस करें ताकि हमारे कोलॉइडल पार्टिकल उससे पास थ्रू ना हो पाए। तो वो रिड्यूस करने के लिए हम एक 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज, राइट, अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में मिलाकर यूज़ कर रहे होते हैं और फिल्टर पेपर को उसमें सोक कराते हैं। इस सॉल्यूशन में सोक कराने से फिल्टर पेपर सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट फिल्टर पेपर को हार्ड करने के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड डाल रहे होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड डालने से फिल्टर पेपर हार्ड हो जाता है, लेकिन वो अभी भी मॉइस्ट होता है या नम होता है, तो आप उसे फिर ड्राई कर रहे होते हैं। इस तरह से ड्राइड एंड हार्डन्ड फिल्टर पेपर जो हमें मिलता है उसे हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर या अल्ट्रा फिल्टर बोल रहे होते हैं। दैट इज यूज फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इस तरह से हमारे पास प्योरिफिकेशन मेथड है। आपने कोलॉइड बनाया, इम्प्योरिटीज़ ही, प्योरिफिकेशन मेथड से आप प्योर कोलॉइड मिला देते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लेकिन इम्प्योरिटीज़ काफ़ी कम अमाउंट में होती हैं। कोलॉइडल प्रॉपर्टीज़ या कोलॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। एज वी नो, colligative properties we have studied in the liquid solution that depends on the relative number of solute and solvent particle। तो सारे colloidal solutions आपके colligative properties exhibit कर रहे होते हैं। अगर हम इसमें और डिटेल में बात करें तो colloidal solution की properties जो आप सोच रहे थे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो ट्रू सॉल्यूशन से यूजुअली कम आती है, राइट। तो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप ले लें, उनकी वैल्यू अगर आपका सॉल्यूशन कोलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है तो जो ऑब्जर्व वैल्यू है दैट वुड बी स्मॉलर देन व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड इन द ट्रू सॉल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट, द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में टिंडल इफेक्ट की बात कर रहे होते हैं। टिंडल इफेक्ट बेसिकली स्ट्रॉन्ग कन्वर्जिंग बीम, जब लाइट आप पास कराते किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से तो उसका पाथ पूरा विजिबल हो जाता है। जो पाथ आपको विजिबल दिख रहा होता है, जो एनलाइटेंड पाथ आपको दिख रहा होता है, उसे हम टिंडल कोन बोल रहे होते हैं। और जब आप इस पाथ को देखना चाहते हैं तो जहाँ पर आपने बीम भेजा है उसके राइट एंगल से आप देख रहे होते हैं। अगर आपको ये पाथ, ये बीम नज़र आ रही होती है, ये पाथ नज़र आ रहा होता है, तो आप इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जॉन टिंडल ने ये सबसे पहली बार समझाया था। इसका प्रिंसिपल क्या है, तो क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स का फेज और डीएम का फेज दोनों में अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, तो वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा और स्कैटरिंग ऑफ लाइट से एक पूरा कोन आपको बनता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पर एक टिंडल कोन देख पाते हैं। ये एक डायग्राम है, हमने यहाँ से लाइट फेंका, एक कन्वर्जिंग बीम फेंकी और कोलॉइड पार्टिकल से टकराते ये स्कैटर्ड हो गई। तो माइक्रोस्कोप से आप इसे राइट एंगल पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक हमने एक्सपेरिमेंटल सनलाइट का डायग्राम लिया है जो हमें दिखा रहा है कि किस तरह से आपको टिंडल कोन नज़र आ रहे होते हैं। एयर में डस्ट पार्टिकल की वजह से हमें एयर में सनलाइट जब पड़ रही होती है किसी कोने से तो टिंडल बीम या टिंडल कोन नज़र आ रहा होता है। टिंडल इफेक्ट देखने के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए हमारी लाइट में। वो ये, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई में इसने, द डायमीटर ऑफ डीपी मस्ट नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच वी हैव यूज्ड एंड द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डीपी एंड डीएम, राइट। देयर शुड बी अ लार्जर डिफरेंस बिटवीन डीपी एंड डीएम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब तक ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तब तक हमें एक अच्छा विजिबल टिंडल कोन नज़र नहीं आ रहा होगा। लाइक टिंडल इफेक्ट में ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट हमें ऑब्जर्व नहीं होता क्योंकि एक तरह से वहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर बन गया होता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो सिगमोंटी ने 1903 में टिंडल इफेक्ट को यूज़ करते हुए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, और वो इसी फंडामेंटल पर काम कर रहा होता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, यू मस्ट रिमेंबर इट। देन कलर की बात करें तो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैव कलर। हमने अभी जब डिफरेंस की बात की तब भी बोला दैट लायोफोलिक फोबिक कोलॉइड्स में देयर इज अ कलर ऑफ डीपी पार्टिकल, साइज एंड शेप ऑफ द कलर, वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय डीपी पार्टिकल्स एंड ऑब्जर्वर जिस तरह से लाइट को रिसीव कर रहा होता है रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन से, तो उसकी वजह से आपको कलर नज़र आ रहा होता है, ठीक। फाइनेस्ट गोल्ड का जो सोल है वो रेड कलर का होता है। जैसे जैसे गोल्ड सोल के पार्टिकल्स की साइज़ बढ़ती जाएगी, ये शुरुआत में आपको पर्पल दिखेगा एंड देन फाइनली ये गोल्डन दिख रहा होगा। तो आप देखिए ये रेड कलर है, देन ये पर्पल नज़र आ रहा है,
पार्टिकल साइज आपको यहाँ 20 नैनोमीटर नज़र आ रहा है, देन 100 नैनोमीटर, एंड देन अगर और पार्टिकल साइज हमने बढ़ा दिया तो वो हमें गोल्डन कलर का नज़र आ रहा होता है। सिमिलरली डाइल्यूट मिल्क है तो ब्लूइश टिंज देगा अगर हम उसे रिफ्लेक्टेड लाइट में देखेंगे तो, राइट। ट्रांसमिटेड लाइट में देखेंगे तो वो रेडिश टिंज आपको फील देगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो टिंडल कोलोइडल सॉल्यूशंस ब्राउनियन मूवमेंट दिखा रहे होते हैं, लगातार वो काइनेटिक एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी है, तो ब्राउनियन मोशन मतलब जिगजैग मूवमेंट वो आपको दिखा रहे होते हैं। मूवमेंट का कॉज क्या होता है? मूवमेंट का कॉज ये होता है कि लगातार वो ट्रैवल कर रहे हैं और अनबैलेंस बॉम्बार्डमेंट होता है, तो एक नेट रिजल्टेंट उन पर फोर्स का डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है। दैट इज़ वाई हमें ब्राउनियन मूवमेंट देखने को मिल रहा होता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्ज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। तो एक होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, राइट। तो इट इज़ टू बी बिलीव्ड फ्रिक्शनल ड्यू टू रबिंग ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल विद द डीएम पार्टिकल। जब आपके ये ब्राउनियन मूवमेंट कर रहे होते हैं तो माना जाता है कि डीपी एंड डीएम एक दूसरे से फ्रिक्शनली रब कर गए, इस वजह से आपको चार्ज नज़र आ रहा होता है। एक कारण तो ये माना जाता है। कई बार हम बोलते हैं कि जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं वो आपके डिसोसिएट हो गए, इस वजह से भी आपको चार्ज नज़र आ रहा होता है। कई बार हम बोलते हैं कि एडजॉर्प्शन हो गया आयंस का, राइट। सॉल्यूशन में जो आयंस थे उनका कोलोइडल साइज पर या डीपी पार्टिकल पर, दैट इज़ वाई द कोलोइडल साइज पार्टिकल और डीपी पार्टिकल acquire some charge. फॉर एग्जाम्पल AgCl पार्टिकल Cl माइनस एड्जॉर्ब कराकर नेगेटिवली चार्ज नज़र आ रहे होते हैं, और Ag प्लस आयन भी एड्जॉर्ब करा लेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज नज़र आएंगे। कई बार डीपी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी कैप्चर कर रहे होते हैं, जैसा कि ब्रेडिक्स-आर्क मेथड में हम देखने को मिलते हैं। मॉलिक्यूलर कोलाइड भी सरफेस ऑफ पार्टिकल पर अगर आपके डिसोसिएट हो गए तो उस वजह से भी आपको कोलोइडल पार्टिकल या डीपी पार्टिकल पर चार्ज नज़र आ सकता है। तो ये चार्ज नज़र आने के कारण हुए। अब किस तरह का चार्ज होता है किस पर? तो हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड, बेसिक डाई स्टफ्स और ऑक्साइड सोल, ये सब जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। मेटल सोल नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सल्फाइड सोल भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बेसिक डाई पॉजिटिवली तो एसिडिक डाई नेगेटिवली चार्ज होंगे। स्टार्च, गम, जिलेटिन, इन सब के सोल भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। समहाउ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द अनदर प्रॉपर्टी, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं कि चार्ज होने की वजह से कोलोइडल पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर मूव कर रहे होते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, या कटायन के रिस्पेक्ट में बोले तो कैटाफोरेसिस उसे बोला जाता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, डीपी डीएम में अपोजिट चार्ज बराबर होते हैं, इस वजह से आपको करंट पास करने पर इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑब्जर्व हो रहा होता है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, तो आपको ऑस्मोसिस भी देखने को नज़र आता है, राइट, लेकिन यहाँ पर डीएम पार्टिकल की बात कर रहे होते हैं, दैट इज़ वाई दिस इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। एक होता है जीटा पोटेंशियल। दो अपोजिटली चार्ज लेयर्स जब आपस में एक दूसरे से एक डिस्टेंस पर होती हैं तो एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। फर्स्ट लेयर जो होती है फिक्स लेयर बोली जाती है, और सेकंड लेयर जो होती है वो डिफ्यूज लेयर बोली जाती है, क्योंकि वो मोबाइल होते हैं, वो चार्ज मोबाइल होते हैं, वो सॉल्यूशन के होते हैं। तो कोलोइड पार्टिकल पर अगर एडजॉर्प्शन से कोई चार्ज आ गया तो दैट इज़ द फिक्स लेयर, और सॉल्वेंट का अपोजिट चार्ज उसके चारों तरफ एक सर्कुलर आर्क बना लेगा, वो मोबाइल लेयर बोली जाएगी। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल बोल रहे होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट या ऐसा पीएच मीडियम का जिस पर पार्टिकल्स में कोई चार्ज नहीं हो रहा होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स में, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। Now there is coagulation, which is somewhat important. So coagulation, the process by means of which the particle of dp in a sol are precipitated is known as coagulation. coagulation कराने के लिए आप जानते हैं कि आपको इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है, राइट। जैसे ही coagulation शुरू होता है तो उसके इनिशियल स्टेजेस को हम बोलते हैं फ्लॉकुलेशन। जब आपके कोएगुलेटेड पार्टिकल बॉटम में सेटल होने की जगह सरफेस पर फ्लोट कर रहे होते हैं डीएम में, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है फ्लोकुलेशन, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कोएगुलेट होने वाला है, राइट। क्यों होता है कोएगुलेशन? तो इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोलोइड पार्टिकल पे अपोजिट चार्ज आ जाता है और वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके पास पास आ जाते हैं, एग्रीगेट बन जाता है, और इस तरह से आपका कोलोइड कोएगुलेट होने लग जाता है। आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम कितना मिलीमोल चाहिए 1 लीटर सॉल्यूशन या 1 लीटर कोलोइड को कोएगुलेट कराने के लिए लगभग 2 घंटे में, उसे हम कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लॉकुलेशन वैल्यू कहते हैं।
जितनी कम क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होगी, हम मानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट उतना ही अच्छा कोएगुलेटिंग एजेंट है, या उस इलेक्ट्रोलाइट के उस आयन की कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही अच्छी है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ हार्डी-शुल्जे रूल्स। यहाँ पर हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की कोएगुलेटिंग वैल्यू दी हुई है कटायन और अनायन को लेकर। हार्डी-शुल्जे रूल, only the ions carrying the charge opposite to the one present of the Sol particle cause coagulation, that is the Hardy-Schulze rule. And the second point of Hardy-Schulze rule, the charge on coagulating ion influence the coagulation of Sol. Higher the charge on magnitude of charge on ion, more would be its coagulating power. So Hardy-Schulze rule, higher is the valency on active ion, that is higher the charge, greater will be its power or to precipitate the ion. यहाँ पर कटायंस की पावर दी हुई है, कटायंस नेगेटिवली चार्ज सोल को कोएगुलेट करेंगे, और अनायन की पावर भी दी हुई है, अनायन जो है आपके पॉजिटिवली चार्ज सोल को कोएगुलेट कर रहे होंगे। लेट्स डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री विच इज कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस। कैटलिस्ट और कैटालिसिस में बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाता हो, एक्सेलरेट करता हो, लेकिन खुद केमिकली और क्वांटिटेटिवली अनचेंज रह जाए, फिजिकल स्टेट कभी कभार चेंज हो जाती है, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को हम लोग कैटालिसिस बोल रहे होते हैं। कैटालिसिस को आप मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब आपका जो फेज ऑफ कैटलिस्ट है वो सेम रहेगा एज दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। हेट्रोजीनियस में दो अलग अलग फेज रहेंगे आपके रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का। होमोजीनियस कैटलिस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल हैं लगभग होमोजीनियस के, हेट्रोजीनियस के। इसमें सवाल यही आ सकता है कि आपको रिएक्शन दे दी जाए और कैटलिस्ट पूछ लिया जाए, या यह पूछ लिया जाए कौन सा होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है और कौन सा हेट्रोजीनियस का है। तो अगर हम होमोजीनियस कैटालिसिस में देखें तो लेड चैम्बर प्रोसेस, जहाँ पर आप सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं। NO एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जिसे एज ए कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं। आप देखें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सब तीनों ही गैसियस फेज में। देन अगेन अनदर एग्जांपल फॉर होमोजीनियस कैटलिसिस, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, दैट इज केन शुगर का आप इन्वर्जन करा रहे होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रहे होते हैं, दैट इज डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। तो वहाँ पर H2SO4 भी लिक्विड फॉर्म में होता है, केन शुगर भी लिक्विड में होता है, हाइड्रोलिसिस आप इसमें करा रहे होते हैं। तो एक तरह से इस होमोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल हो गया। देन अगेन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट में आपका HCl लिक्विड फॉर्म में आपका कैटलाइज कर रहा होता है। मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस आपने कराया, एसिटिक एसिड और मिथेनॉल आपको मिल रहा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, इसका एक और नाम है विच इज़ द सरफेस कैटालिसिस। जैसे प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम सॉलिड फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं, वही सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन है, लेकिन यहाँ पर अब ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है जिस पर हो रहा होता है। हेबर्स प्रोसेस अमोनिया में आयरन सॉलिड, एमओ सॉलिड एक तरह से है। यहाँ पर फिर हम और आगे बात करेंगे एमओ सॉलिड क्या कर रहा होता है। आयरन सॉलिड इसे एक्टिवेट कैटलिस्ट का काम कर रहा होता है। H2O2 के डिकम्पोजिशन में प्लैटिनम सॉलिड एक तरह से हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का काम कर रहा होता है। अनदर एग्जांपल फॉर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल में निकल सॉलिड, जो आप ऑर्गेनिक में हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, वो भी यही चीज़ है वहाँ पर। मिथेनॉल के सिंथेसिस में भी आपको ये आप काम में ले रहे होते हैं, कॉपर सॉलिड या ZNO सॉलिड की बात आप कर रहे होते हैं। और भी बहुत सारे टर्म्स है कैटलिस्ट के साथ। प्रोमोटर्स, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कैटेलाइज तो नहीं कर रहा होता लेकिन कैटेलिटिक एक्टिविटी को या एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को बढ़ा रहा होता है, उसे हम प्रमोटर बोलते हैं। तो सब्सटेंस विच डू नॉट देमसेल्व्स एक्ट एज कैटलिस्ट बट देयर प्रेजेंस इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जैसे हेबर्स में मैंने बोला था मोलिब्डेनम प्रमोटर है, कैटलिस्ट तो केवल Fe है, लेकिन मोलिब्डेनम क्या है, प्रमोटर की तरह काम कर रहा होता है। जैसा प्रमोटर है उसका आप अपोजिट कह सकते हैं इनहिबिटर। तो इनहिबिटर ऐसा कोई सब्सटेंस है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को कम कर रहा होता है, घटा रहा होता है। कैसे कम करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को बढ़ा देता है। इसका एग्जांपल क्या है, तो Na2H2O3 हाफ O2 और Na2SO4 में इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, और ये आपका बेंजल डिहाइड है, उसका ऑक्सीडेशन में जहाँ पर आप बेंजोइक एसिड बना रहे होंगे, डाइफिनाइल अमीन, एक तरह से इनहिबिटर का काम कर रहे होते हैं।
एक और एग्जांपल है H3PO4 जो है ग्लिसरॉल एसिटामाइड, ये डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रेट को घटा रहे होते हैं। एक इनहिबिटर के अलावा एक और है दैट इज कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन और इनहिबिटर में क्या फ़र्क है? तो पॉइजन और कैटालिटिक इनहिबिटर में पॉइजन तो पूरी तरह से रिएक्शन की रेट को ख़त्म कर देगा, जीरो बना देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और जबकि इनहिबिटर उसे कम कर रहा होता है। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या H2S जो है वो हेबर्स प्रोसेस में आयरन एज ए कैटलिस्ट के लिए मैन्युफैक्चर का कैटालिटिक पॉइजन का काम कर रहे होते हैं। उसी तरह H2O3 आर्सेनिक सल्फाइड ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये प्लैटिनम एस्बेस्टोस के लिए कैटालिटिक पॉइजन का काम कर रहा होगा। ऑटो कैटलिस्ट, जब कोई एक आपका प्रोडक्ट खुद ही रिएक्शन को कैटलाइज करने लग जाए तो ऐसी रिएक्शन शुरुआत में धीमी स्पीड से होती है। एज सुन एज द प्रोडक्ट फॉर्म्स इनकी स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि वन ऑफ द प्रोडक्ट स्टार्ट्स कैटलाइजिंग द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर हाइड्रोलिसिस में आपका जो एसिटिक एसिड है वो ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा होता है। KMnO4 की रिएक्शन में जब आप ऑक्जेलिक एसिड से H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो जो MnSO4 बनता है आपका वो एक ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा होता है। तो रिएक्शन शुरुआत में स्लो होगी लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। देन एक और होता है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होता है कि एक ऐसा है जो केमिकल रिएक्शन में किसी दूसरी केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रही होती है, तो इसे हम इंड्यूस्ड कैटालिसिस का फिनोमेना बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक है Na2SO3, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन है Na2SO4 की प्रेजेंस, Na2SO4 बना रहे हैं, और उसी तरह सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन जो है वो यूजुअली O2 से डायरेक्टली ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन अगर आप सोडियम आर्सेनाइड के साथ सोडियम सल्फाइड का एक मिक्सचर ले लें तो सोडियम सल्फाइड खुद के ऑक्सीडेशन के साथ साथ सोडियम आर्सेनाइड के सॉल्यूशन का भी ऑक्सीडेशन करा देता है। तो एक तरह से इस पहली रिएक्शन ने सेकेंड रिएक्शन को इंड्यूस किया या इसमें कैटालिटिक एक्टिविटी इंड्यूस की, तो इसे हम इंड्यूस कैटालिसिस बोल सकते हैं। देन कैटलिस्ट क्या करता है, तो ये बहुत हद तक हम काइनेटिक्स में पढ़ चुके होते हैं कि कैटलिस्ट कभी भी अपनी केमिकल कंपोजिशन और मास में चेंज नहीं शो करता, लेकिन उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। बहुत थोड़ा सा कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, रिएक्शन को कभी इनिशिएट नहीं कर रहे होते हैं, राइट। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम कर रहे होते हैं अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो। के इक्विलिब्रियम को कभी नहीं चेंज कर रहे होते हैं बट टाइम जरूर डिक्रीज कर देते हैं। डेल्टा H अनचेंज्ड रहता है, डेल्टा G अनचेंज्ड रहता है, मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई भी स्टेट फंक्शन है जिन्हें कोई भी स्टेट फंक्शन को कभी भी कैटलिस्ट चेंज नहीं कर रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें कैटलिस्ट चेंज कर देता है, जैसे रेट कांस्टेंट, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर रहा होता है। कैटालिसिस कैसे काम होता है, कैटालिसिस कैसे काम कर रहा होता है रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट, उसकी हम कुछ थ्योरीज हैं जो NCERT में लिस्ट की हुई हैं। एक तो है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी में क्या होता है, किसी एक रिएक्टेंट से पहले कंपाउंड कैटलिस्ट कंबाइन करेगा और एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, देन वो इंटरमीडिएट दूसरे किसी रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो सेकेंड रिएक्शन में या टर्मिनेशन रिएक्शन में वापस से हमें कैटलिस्ट मिल जाएगा, जिसे हम बैक फ्लो कराकर कहाँ ले जाएंगे, फर्स्ट स्टेप में ले जाएंगे। तो रिएक्टेंट्स डायरेक्टली कंबाइन नहीं हो रहे होते, कैटलिस्ट की मदद से वो कंबाइन हो रहे होते हैं, तो इसलिए हम लोग इनकी बात कर रहे होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, NO एक कैटलिस्ट है। SO3 की जब हम बात कर रहे होते हैं तो NO पहले O2 से रिएक्ट करके NO2 बनाता है जो कि एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। NO2 फिर SO2 से रिएक्ट करके SO3 प्लस NO वापस से बना रहा होता है। तो इस तरह से ये NO एक कैटलिस्ट है जो कि वापस मिला, पहले इसने NO2 बनाया एक इंटरमीडिएट, और उसके बाद हमने बात की। दूसरी जो थ्योरी है वो है एडजॉर्प्शन थ्योरी, दैट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इसमें कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आकर एडजॉर्ब हो जाएंगे, जैसे A और B रिएक्टेंट है, यहाँ पर A यहाँ एडजॉर्ब हो गया और B यहाँ एडजॉर्ब हो गया, वो हमारा एडजॉर्ब होने के बाद ये मिला। अब एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बाद से जो बना उससे हमें एक इंटरमीडिएट मिल गया, ये दोनों पास पास आ गए तो इनके बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन या एक रिएक्शन हो गई। इस इंटरमीडिएट के वापस अलग हो जाने से आपको कैटलिस्ट अलग मिल गया और प्रोडक्ट आपको अलग मिल गया, ये बना हुआ प्रोडक्ट आपका अलग वापस डिजॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह से एडजॉर्प्शन थ्योरी काम कर रही होती है।
इंडस्ट्री में कैटलिस्ट कहाँ का काम आते हैं, तो ये आईओसी में वैसे तो हम सारी प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं, बट एक टेबुलेटेड फॉर्म में यहाँ पर है। हेबर्स प्रोसेस में काम आता है, एफई कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मोलिब्डेनम प्रमोटर है, व्हाट कितने प्रेशर, ऑप्टिमम प्रेशर और ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पर हेबर्स प्रोसेस में इसमें ईल्ड सबसे अच्छी आती है वो है। आजकल हाउएवर हम लोग एक मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड और अलुमिना भी इसमें कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। ऑसवाल्ड प्रोसेस में अगर आप बात करें, जो कि नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग है, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस हम यूज़ कर रहे होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर मैक्सिमम यील्ड के लिए 573 केल्विन होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो कि आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का प्रोसेस है, उसमें इस तरह से हम यूज़ कर रहे होते हैं। जियोलाइट्स एक और एक कैटलिस्ट की एग्जाम्पल में आता है, जहाँ पर कैटालिटिक रिएक्शन जो कि पोरस स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट पर डिपेंड करती है या साइज ऑफ रिएक्टेंट पे, तो उसे शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बोला जाता है, जो कि जियोलाइट का एक उसका नाम दिया जाता है। जनरली पोर साइज का जो रेंज होता है वो 250 to 750 पिकोमीटर हम लोग बोल रहे होते हैं। एक हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है जियोलाइट, जो नॉर्मल जियोलाइट हम यूज़ करते हैं उसका एक जनरल फॉर्मूला ये होता है आपका, राइट। जियोलाइट को हम सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट वाटर भी नाम दे देते हैं, वाटर सॉफ्टनर या कटायन एक्सचेंजर, क्योंकि ये केवल और केवल कटायन एक्सचेंज करते हैं सोडियम के थ्रू हार्ड वाटर में से। जियोलाइट्स एक तरह का 3D सिलिकेट होता है। जियोलाइट्स को कैटलिस्ट की तरह यूज़ करने से पहले हम लोग वैक्यूम में हीट करते हैं, ताकि इसमें जो भी वाटर ऑफ हाइड्रेशन है वो लॉस्ट हो जाए और जियोलाइट उसकी वजह से पोरस बन जाए। जियोलाइट कैसे काम करता है, तो कोई भी जियोलाइट, जैसे अगर आप पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग के लिए जियोलाइट को यूज़ कर रहे होते हैं, जो जियोलाइट हम यूजुअली यूज़ करते हैं दैट इज़ ZSM5। एनसीईआरटी में लिस्टेड है, तो हम डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसका नाम याद रखना ज़रूरी है। देन लास्ट इज एंजाइम कैटलिस्ट। तो एंजाइम बहुत कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो हमारी बॉडी में भी होते हैं, एनिमल्स में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको ये दिखेंगे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो ये एक तरह के प्रोटीन मोलिक्यूल्स होते हैं जिनका मोलिकुलर मास काफ़ी बड़ा होता है, जाइंट मोलिक्यूल होते हैं। अगर आप देखें तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं और ये मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड कैटेगरी का कोलोइड्स बनाते हैं। बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन जो ड्यूरिंग द डाइजेशन या और किसी प्रोसेस में बॉडी में हो रही होती है लिविंग बॉडी के, उसमें ये हेल्प कर रहे होते हैं, कैटलिस्ट का काम कर रहे होते हैं। हाईली सेलेक्टिव होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पर एंजाइम से किस किस रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। जैसे इन्वर्टेज है जो हमें ईस्ट से मिलता है, वो सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इन्वर्जन को कैटेलाइज कर रहा होता है। जाइमेज ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल और CO2 बनाने में काम आ रहा होता है। डायस्टेज जो हमें मॉल्ट से मिलता है वो स्टार्च को माल्टोज में बदल रहा होता है। माल्टेज जो है वो ईस्ट से मिलता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल रहा होता है। यूरिएज हमें सोयाबीन से मिलता है, जो कि यूरिया को अमोनिया और CO2 में बदलता है। एंड देन पेप्सिन जो कि स्टमक में ही होता है, राइट, वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में बदल रहा होता है। एंजाइम कैटलिस्ट की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो एज आई हैव पॉइंटेड आउट कि हाईली एफिशिएंट होते हैं। एक एंजाइम मॉलिक्यूल 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट को पर मिनट कैटेलाइज कर सकता है या उनकी रिएक्शन करा सकता है। एक एंजाइम एक रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा होगा, एक बायोकेमिकल प्रोसेस को कर रहा होगा, तो साथ ही साथ हो सकता है दूसरे में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा हो। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि रूम टेम्परेचर की रेंज होती है लगभग 298 केल्विन से 310 केल्विन तक, उस पर काफ़ी अच्छा इनका इफेक्टिवनेस आता है या एक्टिविटी आती है, ठीक। पीएच रेंज में इनको बहुत एसिडिक और बहुत बेसिक नहीं चाहिए, वीक एसिड से वीक बेसिक या आप कहें न्यूट्रल पीएच तक ये बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, राइट। कोई एक्टिवेटर अगर मिल जाए तो इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। किस तरह से एंजाइम कैटालिसिस काम करते हैं, तो एक वो मेंटल एबिलिटी वाले प्रोसेस काइंड ऑफ डायग्राम है जो एनसीईआरटी में लिस्टेड है कि अगर ये एक्टिव साइड है और एंजाइम मॉलिक्यूल अगर आपका पूरी तरह इस पर फिट हो जाए, राइट, इस तरह से हम समझें, तो ये एंजाइम का एक शेप आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, और इस शेप में अगर ये पूरी तरह से फिट होने वाला होगा तो इसे कैटेलाइज करेगा और कैटेलाइज करके आपका इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर इसकी शेप में थोड़ा भी डेविएशन होता है या एग्जैक्टली फिट नहीं हो रहा होता, तो आप कह सकते हो कि ये एंजाइम इस पर्टिकुलर के लिए बहुत अच्छा कैटलिस्ट या कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर रहा होगा, ठीक। तो बहुत सारे एक्टिव सेंटर हैं कैटलिस्ट के लिए जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर ऑफ डेफिनेट शेप प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम,
molecule of substrate which have complementary shape fit into these cavities, like जैसे चाबी ताले में फिट हो जाती है, और एक्टिव ग्रिप होने की वजह से ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो प्रोडक्ट बनाने में डिकम्पोज हो जाता है। ये हमने उसे एक्सप्लेन किया हुआ है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री हमने 3 पार्ट में कवर की। इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल आता है, इसलिए हमारा सारा फोकस थ्योरी पर था। थैंक यू।